रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि रोहिंग्या के मुद्दे पर बीजेपी और सरकार को घेरते हुए कि चुनाव से पहले रोहिंग्या पर राजनीति कर रहे थे। सरगुजा रायपुर में रोहिंग्या के आने का दावा करते थे। मैं सरकार को चुनौती देता हूं, कितनी शिकायत आई है, शिकायत है तो जांच कराएं। 6 महीने से सरकार में है। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले रोहिंग्या को लेकर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी और 6 महीने से आप सरकार में हैं तो इसकी जांच कराएं। निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नजर आए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है। ये जबरदस्ती रोहिंग्या शब्द बीच में ला रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं जो आए हैं वो कौन है, उनको स्थानीय लोग भी नहीं पहचानते हैं। चुनाव में कवर्धा के कई इलाकों में विवाद हुआ, लोगों ने वोट नहीं करने दिया। जिनको गांव के लोग पहचानते नहीं, उनके वोटर कार्ड कैसे बन गए। अल्पसंख्यकों की जाति प्रमाण पत्र की बात है। आप जिससे जांच कराना चाहें, जोगी जी की जाति प्रमाण जांच करने में तो आपको 15 साल लगे। 15 साल आपको मौका मिला था, एक व्यक्ति की जाति को आपने जांच नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे। सरगुजा में आ गया है, रायपुर दक्षिण में आ गया है। 6 महीने हो गए सरकार, एक भी बता दे इनको चुनौती दे रहा हूं। केवल वोट की राजनीति के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम इनका रहा है और उससे बाज आए, सत्ता में है। देखिए, उन्होंने जबरदस्ती रोहिंग्या शब्द जोड़ दिया है। हम तो कह रहे हैं कि ये कौन है बताया जाए जो आए हैं। आपके रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भाई, हमारे कवर्धा के कुछ लोगों ने आकर के, दोबारा भी कर लेंगे और नए केस हमारे पास है। वो कौन है भाई, आइडेंटिफाई करके बताएं। वो कौन है जिनको न गांव वाला जान रहा है, न बीएलओ जान रहा है। वो कैसे गांव में घुस कर आ गए भाई? और एक गांव नहीं भाई, गांव में ऐसा हो गया है। स्पष्ट करना पड़ेगा। वो अपने शब्दों पर वो जाने किसको क्या कहेंगे। हम तो ऐसे हर तरह के व्यक्ति को, और उसमें मुसलमान ही नहीं भैया, और भी बातें, हर तरह की बातों को अपन कह रहे हैं कि ये गलत है भाई। ऐसे घुसपैठ गलत है, इस तरह से परिस्थितियों को बदलने की एक कवायद गलत है। स्थानीय लोगों को पीड़ा होती है। विवाद हुआ हमारे यहाँ वोटिंग के समय में, वोट नहीं डालने दिया गया कई गांव में उन लोगों को, क्योंकि भाई गांव वाला जानेगा नहीं, उसका नाम अचानक मतदाता सूची में दिख रहा, कैसे किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, लगातार हम देखते हैं कि राजनीति में हर दिन एक लड़ाई है और आज रोहिंग्या समाज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले आरोप लगाया और उसके जवाब में उप मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा है, क्या कुछ मायने इसके समझाइएगा। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस समय ये कल ही एक फैसला आया हाई कोर्ट का, कोलकाता हाई कोर्ट का, कि आरक्षण आप इस तरीके से नहीं दे सकते हैं। उसके बाद ये सब विवाद शुरू हुआ है। आपको पता है, विधानसभा चुनाव में भी ठीक इसी तरह बीजेपी ने इन मुद्दों को उठाया था। चाहे सरगुजा की बात हो, रायपुर दक्षिण हो या कवर्धा हो, वहाँ बीजेपी ने बड़े पैमाने पर यह कहा था कि बाहर से आए हुए मुसलमान आ गए हैं, उनका वोटर आईडी बन गया है, और उसको लेकर विरोध भी किया था। निर्वाचन आयोग तक गए थे। अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि इनकी 5 महीने से सरकार है, उसकी जांच करें। हालांकि जांच का गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। कुल मिलाकर ये है कि आने वाले समय पे इस तरह से जो आरक्षण दिया गया है, जो वोटर आईडी कार्ड बने, उस पर सियासत तेज होगी। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मृगेंद्र आपका। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बढ़ रहे सड़क दुर्घटना को लेकर अब परिवहन विभाग सख्ते में आ गया है। परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी जिलों में बिना फिटनेस के मालवाहक गाड़ी से सवारी बिठाने पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों के आदेश के बाद बेमेतरा यातायात पुलिस हरकत में आकर कार्रवाई करनी शुरू कर चुका है। भर करके लोग सवारी न करें या ट्रैक्टर में चढ़ करके सवारी न करें, जिससे गांव-गांव में लोग जो है ट्रैक्टर खरीदे हुए हैं और उस तरीके से ट्रेन ड्राइवर भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरीके का हो सकता है कि जहां पर वो खेत खलिहान में जा रहे हैं, अच्छी स्थिति ना हो और पलटने से कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जा रही हैं। पूरे जिले के
जितने बाजार हैं साप्ताहिक बाजार, उसमें हमने हमर पुलिस हमर बाजार करके एक अभियान चलाया, जागरूकता अभियान जो है सामुदायिक पुलिसिंग के तहत, उसमें लोगों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 18 जून से स्कूल खुलेंगे, तो बड़ी जानकारी स्टूडेंट से जुड़ी हुई हम आपको दे दें। घर घर दिया जाएगा न्योता, सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जाएगा। गांव गांव और शहरों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। प्रचार और मुनादी भी कराई जाएगी। बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव में वेलकम पार्टी भी दी जाएगी। तो स्कूल शिक्षा सचिव ने यह आदेश जारी किया है। 18 जून वो तारीख होगी जिस दिन छत्तीसगढ़ में स्कूल रीओपन हो जाएंगे, यानी स्कूलों को खोला जाएगा। गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाएगी और इस बार एक नया प्रावधान किया जाएगा। घर घर न्योता दिया जाएगा और सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव भी मनाया जाएगा कि बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो उन्हें अच्छा फील हो। प्रचार और मुनादी कराई जाएगी। बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव के दिन वेलकम पार्टी भी दी जाएगी। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कम वेतन की वजह से डॉक्टर्स लगातार इस्तीफे दे रहे हैं और इसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी होती जा रही है और अब तक दर्जन भर से अधिक डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा देने वालों में कुछ डॉक्टरों ने व्यक्तिगत कारण बताया है, जबकि कुछ अच्छे वेतन के कारण निजी अस्पताल ज्वाइन कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स एजुकेशनल लीव पर भी हैं, जिसका खामियाजा दूर दराज से आए मरीजों और कॉलेज के छात्र छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। संविदा में जो डॉक्टर थे उनका ट्रेनर कंप्लीट होने के बाद उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा सैलरी ऑफर किया जा रहा है। इसके कारण वो यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। ट्रस्ट के हिसाब से पीजी सीट मिलती है और यूजी सीट मिलती है। डॉक्टर कम रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से फ़र्क पड़ेगा। यह आचार संहिता के बाद हम वॉक इन इंटरव्यू करेंगे और गवर्नमेंट को भी हम इस संबंध में सूचित करेंगे कि डॉक्टर कम है। हमने सूचित कर भी दिया है। कवर्धा से लगे पंडरिया नगर पालिका में आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और इलाके में ना तो खेल का कोई मैदान है और ना ही गार्डन है। यात्री प्रतीक्षालय, बस स्टैंड और बाजार की व्यवस्था है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत का विकास लगातार जारी था। जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी तब से लेकर के लगातार विकास आगे बढ़ रही थी और बहुत कुछ विकास हुआ है। आप देख रहे हैं 5 साल के अंदर में भूपेश बघेल सरकार आने के बाद ये बाजारों की क्या स्थिति हो गई है। यहाँ बस स्टैंड की हालत बहुत गंभीर है और बहुत ही बुरा स्थिति है। यहाँ कोई प्रकार की सुविधाएं नहीं है। यहाँ गंदगी की आलम आप देख सकते हैं। यहाँ कोई प्रकार की सुविधाएं नहीं है। सुलभ के लिए आदमी दूर दूर ढूंढते हैं, बड़े मुश्किल से उनको वो सुविधाएं बताने से मिलता है। यहाँ कचरा बहुत ज़्यादा है, साफ सफाई की भी सुविधा नहीं है। देखिए, पंडरिया विधानसभा या प्रॉपर अगर पंडरिया की मैं बात करूं तो पंडरिया मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों के अंदर काफ़ी सारे प्रपोजल बन करके नगर पालिका में गए भी हैं और दिक्कत ये है कि लोग पहले राजनीतिक स्वार्थ अपना देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि माध्यम से कि अभी 4 तारीख तक का इंतजार करें। जो भी अगर डेवलपमेंट के जो प्रपोजल रोके गए, मेरे रहते कोई प्रपोजल रुकेंगे नहीं और 4 तारीख के बाद में हम भी समझ लेंगे कहाँ प्रपोजल रुका है और किस तरह से प्रपोजल आगे बढ़ाना है। इस विषय पर भी चर्चा आगे जरूर। अभी नगर पालिका पंडरिया बनने के बाद हम प्रस्ताव में भी लाई हैं परिषद के माध्यम से यहाँ उन्मुक्त खेल मैदान हो, चाहे आपका पुष्प वाटिका हो, सर्वाध योजना के तहत आपका तालाब सौंदर्यीकरण हो और गार्डन का भी हम लोग जगह चिन्हांकित कीजिए, प्रपोजल तैयार कर दिए हैं और शासन को प्रेषित किया जाना है और निश्चित ही बहुत जल्दी यहाँ मूलभूत सुविधा मिलेगी यहाँ। तो देखिए, बात कर लेते हैं नशे के खिलाफ जशपुर में किस तरीके से प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है, जहां सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया। आपको बता दें कि नाबालिगों को तंबाकू युक्त पदार्थ बेचने पर भी कोटवा एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई करने को तैयार है। इस अभियान के तहत अगले 1 हफ्ते तक पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम घूम घूम कर लोगों को नशे के विरुद्ध बने नियमों के प्रति जागरूक भी करेगी। हम लोगों ने ये तय किया है कि 1 सप्ताह कोटपा एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। कोटपा एक्ट में जिसमें कि
कोई भी सार्वजनिक स्थान पे अगर धूम्रपान करता है या 18 साल से कम बच्चों को कोई सिगरेट बीड़ी बेचता है या स्कूल के 100 गज के परिधि में इस प्रकार का व्यवसाय किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है, चालान कटता है उसमें। तो ये करने के पहले हमने सोचा कि लोगों को पहले जागरूक किया जाए और जागरूकता के माध्यम से 1 सप्ताह तक ये अभियान चले, उसके बाद हम चालानी कार्रवाई करेंगे। 1 सप्ताह तक हम लोगों से सार्वजनिक स्थानों पे जो तंबाकू उत्पाद से संबंधी जो भी नशा करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं या तंबाकू से रिलेटेड जो भी उत्पाद का उपयोग करते हैं और उसके संबंध में इसे उपयोग ना करने के लिए समझाइश दिया जाएगा और 1 सप्ताह के पश्चात में जो भी कानून है उसके तहत में उस पर चालानी कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेता अक्षय कांति बम को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केस की सुनवाई की तारीख भी बढ़ा दी है। बम ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। तो देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी अक्षय कांति बम से जुड़ी हुई। हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है बीजेपी नेता अक्षय कांति बम को। कोर्ट ने केस की सुनवाई की तारीख अब बढ़ा दी है। बम ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जो कि कोर्ट ने अब खारिज कर दी है। और इंदौर से पुनीत मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, बीजेपी नेता अक्षय कांति बम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और अग्रिम जमानत की मांग की थी, अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने तो केस की सुनवाई की तारीख ही आगे बढ़ा दी। कितनी मुश्किलें बढ़ा रहा है अक्षय कांति बम की? बिल्कुल, देखिए 307 यानी हत्या के प्रयास के आरोपी है तो उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं मिलेगा रसिका, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है और 2007 का ये मामला है, यानी कि 2024 चल रहा है, इतना पुराना मामला है। उसमें अब 307 की धारा बढ़ाई थी कोर्ट के आदेश पर पिछले समय। तो 17 मई को पहली बार उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन उसी दिन आपत्ति लेने पहुंच गए थे फरियादी यूनुस गुड्डू, लेकिन लिखित में आपत्ति लेकर नहीं पहुंचे थे। तो कोर्ट ने उन्हें 7 दिन का समय दिया था, यानी कि आज 24 मई तक का, कि वे लिखित में आपत्ति ले सकते हैं। लेकिन जब आज सुनवाई के लिए पहुंचे तो कोर्ट ने आज भी सुनवाई करने से मना कर दिया और इसे 5 दिन आगे बढ़ा दिया। अब 29 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अक्षय बम खुद लॉ कॉलेज चलाते हैं, यानी कि उनके कॉलेज से कई सारे वकील बाहर निकल चुके हैं रसिका, लेकिन अब वो खुद ही अपने लिए न्याय मांगते हुए दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह का अपराध उन्होंने किया है उससे लगता नहीं कि उन्हें बहुत आसानी से जमानत मिलेगी और लगातार जो फरियादी है वो भी आपत्ति लेते ही जा रहे हैं। तो जब जब आपत्ति आएगी तब तब जमानत याचिका तो खारिज हो ही जाएगी। लेकिन अब 8 जुलाई का भी इंतजार किया जा रहा है रसिका, क्योंकि 8 जुलाई से पहले पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर जिला कोर्ट के समक्ष पेश करना है। जी रसिका। पुनीत, लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर राजनीति भी गर्म नजर आ रही है। इस पर कांग्रेस के नेता अलग से पैम्पलेट छपवा रहे हैं और पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। अक्षय कांति बम की तलाश पुलिस भी कर रही है, लेकिन अक्षय कांति बम का पता अब तक नहीं चल पाया। ये भी एक बड़ा सवाल है पुनीत। अब बिल्कुल वो अभी तक कहाँ है इसका किसी को पता ही नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं रसिका, हमारे दर्शकों को, कि हम भी जानना चाहते हैं वो कहाँ है। हमने हमारे सूत्र भी उनके घर के आसपास छोड़ रखे हैं। यदि वो अपने घर पर आएंगे तो इस बात की हमें भी जानकारी मिल जाएगी। तो यही बात अभी तक सामने आई है कि जो अक्षय बम है वो इंदौर छोड़कर जा चुके हैं। उन्हें डर है कि कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट पर पेश न कर दे, जेल न भेज दे। लेकिन जैसी हमारी बात हुई है पुलिस अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि उन्होंने उनको फरार घोषित नहीं किया है। 8 जुलाई तक उन्हें कोर्ट पे पेश करना है, तो 8 जुलाई तक उन्हें कोर्ट पे पेश कर दिया जाएगा। और पुलिस यह भी कह रही है कि हम उनकी तलाश नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद अक्षय कांति बम इंदौर छोड़कर भाग गए हैं। जी रसिका। तो देखिए कि ये नया एंगल सामने आया है, जहां पुलिस ये कह रही है कि हम तलाश नहीं कर रहे हैं, फिर भी अक्षय कांति बम इंदौर छोड़कर चले गए हैं। 8 जुलाई तक कोर्ट पे पेश होना है। अब 8 जुलाई को तो लंबा समय है, तो देखते हैं कब कोर्ट पे पेश होते हैं और कब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई देखने को मिलती है। पुनीत, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अलावा जो है पुलिस को, कानून को, सरकार को अपना काम करना चाहिए। सेशन कोर्ट ने इनके खिलाफ जो अपीयर नहीं हुए थे, न्यायालय को मानते नहीं है आदेशों को। 2 न्यायालयों ने आदेश दिए हैं इसके अंदर।
मजिस्ट्रेट साहब, विद्वान मजिस्ट्रेट ने भी कहा था इनको 24 तारीख को कि आप 10 तारीख को अपीयर हो, 10 तारीख को अपीयर नहीं हुए। फिर इनको 3 तारीख को जब इन्होंने 438 लगाई तो उस आदेश में स्पष्ट बताया गया है कि आपको जो है 10 तारीख को अपीयर होना, तो 10 तारीख को भी अपीयर नहीं हुए और इन्होंने जो है 9 तारीख को हाईकोर्ट में ये अग्रिम याचिका लगा दी और याचिका लगा करके जो है हाईकोर्ट से भी इन्होंने तथ्य छुपाए, ये तथ्य छुपाए कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो गया। वो फिर हमने जब ऑब्जेक्शन रेज किया उसके बाद इन्होंने बताया कि हाँ साहब आपत्ति पे आपत्ति ली कि साहब इन्होंने जो है हमारे खिलाफ जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ, जबकि जब तक ये 21 तारीख तक इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में भी इस तथ्य को छुपाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तेलंगाना में रहेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर बुद्धिजीवी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम हनुमाकोंडा जिले के हंटर रोड का बताया जा रहा है, जहां पर डी कन्वेंशन हॉल में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। बीजेपी दक्षिण में प्रभाव बढ़ाने के लिए ये सब कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। लगातार कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तेलंगाना में करीब 7% यादव वोटर्स हैं, तो तेलंगाना से सटे आंध्र प्रदेश में करीब 14% यादव आबादी है और यादव वोटर्स की गोलाबंदी के मिशन में खास तौर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लगाया गया है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जिसके नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। इन नतीजों के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होना तय माना जा रहा है। जी हां, 4 जून को चुनाव के परिणाम आने के बाद बहुत से बड़े अफसरों के तबादले हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी के रिटायरमेंट से पहले कई जिलों के कलेक्टर के तबादले होंगे। मंत्रालय में भी प्रमुख सचिव और सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे और इसके साथ ही कई जिलों के एसपी पर भी लॉ एंड ऑर्डर काबू न करने पर गाज गिर सकती है। छत्तीसगढ़ में भी काम के आधार पर बहुत से अफसरों को इधर से उधर किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री सचिवालय ने अफसरों के कामकाज की समीक्षा भी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों के कलेक्टर और 6 एसपी के तबादले किए जा सकते हैं। राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद 20 जिलों के एसपी का तबादला हुआ है। मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया। साल 2023 में एमपी में देशी विदेशी 11 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे और जिनकी पहली पसंद उज्जैन रहा। बाबा महाकाल के दर्शन और महाकाल लोक देखने के लिए सबसे ज्यादा 5.28 करोड़ लोग पहुंचे और इस साल भी अप्रैल मई में करीब 45 लाख भक्त आ चुके हैं। मैहर, इंदौर, चित्रकूट और ओंकारेश्वर भी पसंदीदा जगहों में टॉप 5 में है और भोपाल 10वें नंबर पर रहा। ऐतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध वन्य जीव और आध्यात्मिक अनुभव के लिए मध्य प्रदेश देश दुनिया के लोगों के लिए पसंद बन रहा है। यही कारण है कि साल दर साल टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने साल 2023 के आंकड़े जारी किए हैं और इसके अनुसार जनवरी से दिसंबर 2023 तक प्रदेश में 11 करोड़ 21 लाख पर्यटक पहुंचे, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,83,000 रही है और 2019 में कोविड प्रतिबंध लागू होने से पहले कुल 8 करोड़ 9 लाख 90,35,97 पर्यटकों का आगमन हुआ था। 2022 में पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ 41,38,757 रही। मध्य प्रदेश के नेताओं को दूसरे राज्यों की कमान। सामाजिक आयोजनों में मध्य प्रदेश के नेता शामिल हो रहे हैं, तो दूसरे राज्यों में लगातार मध्य प्रदेश के नेता प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पे सबसे आगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को झारखंड की कमान, 8 दिन वहीं रहेंगे वीडी शर्मा और पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी पंजाब में डेरा डाल रखा। दिग्विजय सिंह भी दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सागर से सामने आ रही है, जहां सागर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। सरकारी गेहूं खराब होने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। फूड इंस्पेक्टर की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। समिति प्रबंधन हेमंत तिवारी और कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए गेहूं के ऊपर पानी डाला करते थे आरोपी। तो देखिए बड़ी कार्रवाई, विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। सरकारी वेयर हाउस से वीडियो सामने आया था। विस्तार न्यूज ने 18 मई को इस खबर को विस्तार से दिखाया था। परसराम साहू मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन में सागर से जुड़ चुके हैं। परस, जानकारी दीजिएगा, विस्तार न्यूज की खबर का ये बड़ा असर है और अब जो कल्प्रिट थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल ऋषि का हम अपने दर्शकों को बता दें कि विस्तार न्यूज की यहाँ पे एक खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। विस्तार न्यूज ने 18 मई को इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह जो है समिति प्रबंधक के लोग सरकारी गेहूं पर जो है पानी मिला रहे हैं, पानी का उस पर छिड़काव कर रहे हैं ताकि वो वजन में बढ़ाया जा सके। मामले को लेकर जो है कलेक्टर ने फूड अधिकारी के लिए जांच के निर्देश दिए थे और अब फूड अधिकारी के प्रतिवेदन पर जो समिति प्रबंधक है उनके खिलाफ और कंप्यूटर ऑपरेटर, जो समिति प्रबंधक में कंप्यूटर ऑपरेटर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं भिंड की। भिंड में 2 दिनों से 3 नाबालिग लड़कियां लापता हो गई हैं और ये सभी लड़कियां अलग अलग जगह से लापता हुई हैं। नाबालिग लड़कियों के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कराई है, जिसके बाद से पुलिस लड़कियों की तलाश में भी जुट गई है और पुलिस लापता लड़कियों की सहेलियों से भी पूछताछ कर रही है। तो देखिए परिजन परेशान हैं। परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि 2 दिन से 3 नाबालिग लड़कियां लापता हैं। उनके सहेलियों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक उनकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 44 डिग्री के पार पहुंचने से लोगों को गर्मी की से हालत बेहाल हो जा रहा है और ऐसे में लोगों के साथ भगवान को भी गर्मी से बचाने की कोशिश शुरू हो गई है। अलीराजपुर जिले में कई मंदिरों में भीषण गर्मी से बचाने के लिए AC तो कहीं लगाया गया है तो कहीं कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर जोबट के मंदिरों में AC और कूलर लगाए गए हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। एक हमारे भक्त ने, सुरपाल भैया ने उनके पिताजी की पुण्य स्मृति में ऐसी दान की है। तो मेरा यही कहना है अन्य भक्तों से और श्रद्धालुओं से कि अन्य जो भी आपको मंदिर आश्रम में देना चाहें तो भगवान के मंदिर में भक्तों को भी और भगवान को भी दोनों को ही ठंडक मिलेगी। छत्तीसगढ़ में गर्मी का दौर जारी है और यहाँ के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक तापमान स्थिर रहेगा। गुरुवार को दुर्ग राज्य में सबसे गर्म जिला बना रहा दुर्ग और जहां का तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। रायपुर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिलासपुर में 41 डिग्री, राजनांदगांव में 41.3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। समूचा मध्य प्रदेश गर्मी से झेल रहा है और लगातार बढ़ती गर्मी लोगों के लिए चिंता बनी हुई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, निमाड़, मालवा समेत मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के आकाश में जो बादल छाए हुए हैं वो छट गए हैं, इसलिए बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम को लेकर जो अलर्ट जारी किया है उसमें प्रदेश और साथ ही प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव चलने की आशंका जताई है। हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश धवले जी वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं। हम स्क्रीन पर समझेंगे, उनसे जानेंगे स्क्रीन क्या कह रही है, उनके पास सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं उनसे क्या तस्वीर निकल कर आ रही है।
सर क्या स्थिति है, तस्वीर जो है क्या निकल कर आ रही है? जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में हमने जैसे पूर्वानुमान दिया था, राजगढ़, नीमच, रतलाम, बड़वानी, शाहजहाँपुर, खंडवा, उज्जैन और धार में जो है लू का असर रहा, जहाँ पे भी टेम्परेचर जो है 45 के ऊपर ही रहा। इसके साथ ही बाकी जो प्रदेश में जितने भी जिले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे पैन करके कि मैक्सिमम जिलों में जो है 41 डिग्री के ऊपर ही तापमान रहा। कल एक यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था साउथ ईस्ट राजस्थान पे, जो कि 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है। उस पर्टिकुलर साइक्लोनिक सर्कुलेशन से जो है एक झारखंड की तरफ ट्रफ लाइन थी और एक मराठवाड़ा की तरफ ट्रफ लाइन थी, तो जिसकी वजह से कल जो है आपने देखा कि कहीं कहीं प्रदेश में जो है आंशिक बादल भी छाए रहे। पूर्वी मध्य प्रदेश में ऑरेंज कलर का, थोड़ा रेडिश ऑरेंज कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है हल्का मीन्स तापमान में जो है 45 डिग्री के नीचे है भले ही, लेकिन 40 डिग्री के ऊपर होने की वजह से जो है गर्मी का एहसास पूरे मध्य प्रदेश में फील हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक प्रकाश जी बता रहे थे कि नौतपा तो है ही, लेकिन वो ये मानते हैं कि आखिर इसके साइंटिफिक रीज़न क्या है। उन्होंने बताया किस तरह से पाकिस्तान से या राजस्थान से आने वाली गर्म लू की हवाएं परेशान करती हैं, हीट वेव्स परेशान करती हैं। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। केदारनाथ से सामने आ रही, केदारनाथ में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। टूरिस्ट हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, लड़खड़ाने लगा उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर। अब आपको बता दें कि हादसे से डर से भागते दिखे सैलानी। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है। केदारनाथ में बड़ा हादसा होते होते टल गया। किस तरीके से बेकाबू हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। मौसम की खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर बेकाबू होने लगा और लोग उसे देखकर डर के इधर उधर भागने लगे। हेलीपैड से अलग मैदान में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अच्छी बात यही रही कि किसी को इससे नुकसान नहीं हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें केदारनाथ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। लगातार दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आता है, बेकाबू होता है, लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागते हुए भी नजर आए। देखिए तस्वीर एक्सक्लूसिव विस्तार न्यूज में। सबसे पहले केदारनाथ यात्रा जाने का आप प्लान कर रहे होंगे तो ये तस्वीरें आपको देख लेनी चाहिए। तो देखिए, कहते हैं कि जाको राय साइयां मार सके ना कोई, और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग पहुंचे थे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही लोगों की जान बच गई। एक बड़ा हादसा होते होते टला है। जिस तरीके से बेकाबू हेलीकॉप्टर नजर आ रहा था, उससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। सफल लैंडिंग हो सकी और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। तो बड़ी तस्वीर और लगातार बड़ी खबर पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। केदारनाथ दर्शन करने के लिए लगातार दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं और आए दिन कुछ चुटपुट घटना सुनने को मिलती ही रहती है, लेकिन अच्छी जानकारी ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। तो चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। ग्रामीणों के साथ ठगी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने ग्रामीणों को बहला फुसलाकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। उसने ग्रामीणों के पैसे को 3 गुना ज्यादा करने का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है और जिसके बाद प्रार्थी कीर्तन सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और इसके साथ ही पूरा नेटवर्क बनाकर आरोपी जय कुमार वैष्णव ने बैंक एवं फोन पे के माध्यम से प्रार्थी का लगभग 1,45,000 रुपए और नकदी रकम लगभग 1 लाख रुपए लिया है। इसके अलावा अन्य लोगों को भी रकम 3 गुना करने का प्रलोभन देकर उनसे रकम जमा करवाया गया था। ग्राम झर्रा के निवासी कीर्तन सिंह मरावी पिता वरुण सिंह मरावी के द्वारा 20/5/24 को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व जय कुमार वैष्णव पिता भागीरथी वैष्णव ग्राम बड़की महरी जिला बलरामपुर के द्वारा उन्हें यह प्रलोभन दिया गया कि अगर वो UBC इंटरनेशनल नेटवर्क में पैसा निवेश करते हैं
तो वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके उन्हें 3 गुना करके वापस किया जाएगा। जब 1 वर्ष तक उन्हें कोई पैसा वापस नहीं किया गया, तब प्रार्थी कीर्तन सिंह मरावी को अपने साथ हुए ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने चौकी में आकर लिखित शिकायत प्रस्तुत किया। बात करते हैं कोरिया की, जहां कोरिया पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला अभी जारी है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कोरिया सूरज सिंह परिहार के निर्देशों पर ट्रैफिक पुलिस की टीम चेक पॉइंट लगाकर लगातार निगरानी कर रही है और एसपी कोरिया ने लोगों से अमूल्य मानव जीवन में जोखिम में न डालने की अपील भी की है। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की एक संयुक्त टीम बना करके हम लोग इस पे इनफैक्ट रात में भी हमने सोचा है कि आजकल चूँकि बारात का सीज़न वगैरह भी है तो कई बार बारात में भी ओवरलोडिंग करके, और कई बार क्या होता है कि ड्राइवर भी शराब पी लेते हैं, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी चेकिंग और तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और देखिए, सूरजपुर के ब्लॉक मुख्यालय भैवानाथ थाना में शासकीय कार्यालयों में कैंप लगाया गया और जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है और इस कैंपस में कई कार्यालयों के पीछे सैकड़ों शराब की खाली बोतलें और अवैध नशीली शराब और शीशियां मिली हैं, जिसके बाद प्रशासन और अधिकारियों पर कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। वही स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि शासकीय कार्यालयों के पास में ऐसे नशेड़ियों का जमावड़ा होना समाज में गलत संदेश देता है। प्रशासन से, शासन से ये मांग है कि जितने भी जो हमारे जो शासकीय स्थल हैं या संस्थाओं के जो कार्यालय हैं, कम से कम आप अगर पूरे भैया थान को अगर नशे से दूर नहीं कर सकते हो तो कम से कम रात्रि गश्त करा के या एक चौकीदार के माध्यम से कम अपने शासकीय स्थलों में तो शराबखोरी न होने दें, यहाँ कम से कम नशेड़ियों का जमावड़ा न होने दें। मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिली है कि जो ये कार्यालय परिसर है भैया थान का, उसमें 4-5 कार्यालय संचालित होती है। कार्यदिन समय के बाद रात्रि को असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ आकर नशापान किया जाता है और उससे जो वेस्ट होता है, शीशी बोतल है, इधर उधर फेंक दिया जाता है। इसके संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा की जाएगी, उनके द्वारा रात्रि गश्त लगाया जाएगा। चूँकि कार्यालय की सुरक्षा के लिए हम लोग को बल उपलब्ध कराने के लिए निवेदन भी किया जाएगा। साथ ही मैं सभी कार्यालय प्रमुख को निर्देशित करना चाहूँगा कि हर कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि कोई भी अप्रत्याशित घटना ना घटे। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद फिर हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए सीएम ने प्रस्ताव कराया था तैयार। 15 दिन का कार्यक्रम तैयार कर रहा है उच्च शिक्षा विभाग। तो देखिए, अब ये तय हो सकता है 7 साल बाद छात्र संघ चुनाव फिर एक बार मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने प्रस्ताव तैयार कराया था। 15 दिन का कार्यक्रम तैयार कर रहा है उच्च शिक्षा विभाग और इसके बाद इस पर मोहर भी लगा दी जाएगी। और इसी के साथ रायपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कमल विहार की एक खबर बताई जा रही है, जहां इलाके में एक महिला का शव मिला है। दुष्कर्म कर हत्या की आशंका इस पूरे मामले में जताई जा रही है। मृतक महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। 3 से 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। टीकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी जानकारी रायपुर के कमल विहार से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कमल विहार इलाके में महिला का शव बरामद किया गया है। दुष्कर्म कर हत्या की आशंका इस पूरे मामले में जताई गई है। मृतक महिला की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई और 3 से 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। टीकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।